गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। एमडी स्कूल के यूट्यूब चैनल पर मैं जेपी सर आज पुनः आपका हार्दिक स्वागत करता हूं और उम्मीद करता हूं कि कल जो मेरे द्वारा कराया गया टॉपिक था वो आपको समझ आया होगा, और फिर भी अगर कोई किंतु परंतु हो तो आप इनबॉक्स में अपना डाउट भेज दें। तो कल हम बात कर रहे थे केंद्र सरकार के बारे में। तो केंद्र सरकार जो टॉपिक था उसमें सबसे पहले हमने देखा था कि सरकार क्या होती है। सरकार की परिभाषा देखने के बाद हमने देखा कि सरकार के कितने भाग हैं। तो जो सरकार के अंग हैं उन अंगों के संबंध के आधार पर सरकारें दो तरीके की होती हैं। सबसे पहला जो प्रकार है वो था संसदीय, और जो दूसरा प्रकार था वो था अध्यक्षात्मक। उसके बाद हमने देखा था कि जो सरकार होती है वो दो भागों में विभाजित है। एक तरफ हमने देखा था संघीय सरकार और दूसरी तरफ देखी थी राज्य सरकार। और जो सरकार के तीन अंग हैं, व्यवस्थापिका या विधायिका, दूसरा जो अंग था वो था कार्यपालिका, और तीसरा जो अंग था वो था न्यायपालिका। तो व्यवस्थापिका और विधायिका को दो स्तर पर विभाजित किया गया है भारतीय राज्य व्यवस्था में। पहला जो भाग था वो था संघीय व्यवस्थापिका, और दूसरे भाग था इसका वो था राज्य की व्यवस्थापिका। तो संघीय व्यवस्थापिका को हम संसद के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं? संसद के। और संसद के अंतर्गत लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति तीनों सम्मिलित होते हैं। तो लोकसभा को प्रथम सदन भी कहा जाता है, या हम कहें प्राथमिक सदन भी कहा जाता है। एक अन्य नाम है इसका लोकप्रिय सदन। इसे लोकप्रिय सदन किस लिए कहते हैं? क्योंकि लोकसभा के जो सदस्य होते हैं वो जनता द्वारा निर्वाचित होते हैं, इसलिए इसे लोकप्रिय सदन भी कहते हैं। उसके बाद जो इसका द्वितीय सदन है उसे राज्यसभा कहते हैं, और जो इसका तीसरा भाग है वो है राष्ट्रपति। तो संसद के अंतर्गत लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति तीनों को सम्मिलित किया गया है। उसके बाद में जो ये संसद है इसका उल्लेख भारतीय संविधान के अनुच्छेद 79 में वर्णित है, जिसके अंतर्गत लिखा गया है कि भारतीय संघ की एक संसद होगी जिसका निर्माण दो सदनों, क्रमशः वो दो सदन कौन से होंगे? पहला लोकसभा और दूसरा राज्यसभा। लोकसभा और राज्यसभा से मिलकर किसका गठन होगा? संसद का। किसका होगा? संसद का। और उसके बाद में हम देखेंगे कि जो इसका पहला सदन है या प्राथमिक सदन है लोकसभा। तो लोकसभा के बारे में अब हम देखेंगे। लोकसभा क्या होता है? संसद का प्रथम सदन क्या कहलाता है? लोकसभा। और इसे लोकप्रिय सदन भी कहते हैं क्योंकि इसके जो सदस्य हैं वो किसके द्वारा? जनता के द्वारा निर्वाचित होते हैं। उसके बाद हम देखेंगे कि लोकसभा में सदस्य संख्या कितनी होती है। तो लोकसभा में सदस्य संख्या जो मूल संविधान में थी, मूल संविधान में सदस्य संख्या 500 थी, लेकिन वर्तमान में समय समय पे संशोधनों के कारण अब इसकी सदस्य संख्या बढ़कर कितनी हो गई है? 552 हो गई है। वो कौन सा? और वर्तमान में जो 552 सदस्य संख्या है, वर्तमान में गोवा, दमन और द्वीप पुनर्गठन अधिनियम 1987 के द्वारा इसकी सदस्य संख्या कितनी निर्धारित की गई है? वो है 552, जिसमें से जो
530 अधिकतम सदस्य संख्या है वो तो राज्यों से निर्वाचित होंगे, और जो 20 सदस्य संख्या है वो संघ शासित क्षेत्र से निर्वाचित होंगे। यहाँ ध्यान रखने वाली बात ये है कि जो 552 सदस्य लोकसभा में निर्वाचित होते हैं उनमें से 530 सदस्य राज्य क्षेत्र से और 20 सदस्य संघ शासित क्षेत्र से निर्वाचित होते हैं, न कि मनोनीत। निर्वाचित का मतलब होता है कि जनता चुनाव करती है, तो निर्वाचित का मतलब होता है चुनाव द्वारा सदस्य का चयन करना, और मनोनीत होता है अपने मन से चुन लेना। तो अधिकतम सदस्य संख्या 530 तो राज्यों के निर्वाचन क्षेत्र से, और 20 सदस्य संख्या जो होगी वो संघ शासित प्रदेश से होगी। उसके बाद में जो राष्ट्रपति होता है, संसद का जो एक अंग होता है राष्ट्रपति द्वारा आंग्ल भारतीय वर्ग के 2 सदस्य मनोनीत किए जाते हैं। यहाँ पे ध्यान रखने वाली बात यह है कि इधर जो सदस्य थे वो निर्वाचित हो रहे थे, और इधर जो 2 सदस्य हैं ये राष्ट्रपति द्वारा अपने मन से मनोनीत किए जाते हैं। और कौन से वर्ग के? आंग्ल भारतीय समुदाय वर्ग के 2 सदस्य मनोनीत किए जाते हैं। तो आप नोट्स बनाने के लिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो पुनः दोहराऊंगा मैं एक बार इसको कि संघीय व्यवस्थापिका जो होती है उसको संसद के नाम से जाना जाता है, और संसद के अंतर्गत लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति तीनों को सम्मिलित किया गया है। लोकसभा जो होता है वो होता है प्रथम सदन, प्राथमिक सदन या इसे लोकप्रिय सदन भी कहते हैं, और जो द्वितीय सदन होता है वो है राज्यसभा, और तीसरा जो सदन है, तीसरा जो अंग है वो है राष्ट्रपति। उसके बाद जो संसद का उल्लेख है वो है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 79 में। और क्या लिखा गया है इस अनुच्छेद में? इस अनुच्छेद में लिखा गया है कि भारतीय संघ की एक संसद होगी जिसका निर्माण 2 सदनों क्रमशः लोकसभा और राज्यसभा के मिलकर होगा। उसके बाद देखेंगे लोकसभा जो प्राथमिक सदन है, तो संसद का प्रथम या निम्न सदन है लोकसभा, और इसे लोकप्रिय सदन भी कहते हैं। उसके बाद लोकसभा की जो सदस्य संख्या होती है, मूल संविधान में सदस्य संख्या 500 थी, लेकिन वर्तमान में गोवा, दमन और दीव पुनर्गठन अधिनियम 1987 द्वारा निश्चित किया गया कि लोकसभा की अधिकतम सदस्य संख्या 552 हो सकती है। ध्यान रखना ये अधिकतम सदस्य संख्या है 552, और इसमें से जो 530 सदस्य संख्या है वो राज्यों से निर्वाचित होगी, और जो 20 सदस्य संख्या है वो संघ शासित क्षेत्र से निर्वाचित होगी। उसके बाद राष्ट्रपति द्वारा आंग्ल भारतीय समुदाय के 2 सदस्य मनोनीत किए जाते हैं, न कि निर्वाचित। तो स्टूडेंट्स, अब तक हमने देखा कि लोकसभा का संगठन किस प्रकार होता है, और उसके बाद हमने देखा लोकसभा की सदस्य संख्या। अब हम देखेंगे कि लोकसभा के सदस्यों का निर्वाचन किस प्रकार होता है। तो लोकसभा के सदस्यों का निर्वाचन, तो लोकसभा के सदस्यों का चुनाव प्रत्यक्ष रूप से और वयस्क मताधिकार के आधार पर होता है। यानी कि प्रत्यक्ष रूप से क्या यहाँ मतलब है? तो प्रत्यक्ष रूप से यानी कि इसमें जनता भागीदारी लेती है, और वयस्क मताधिकार, वर्तमान में वयस्क मताधिकार तो वयस्क मताधिकार से यहाँ क्या आशय है? वयस्क मताधिकार मतलब जिस व्यक्ति ने 18 वर्ष की आयु पूर्ण कर ली है वो वयस्क मताधिकार के योग्य है। उसके बाद लोकसभा के सदस्यों की योग्यता क्या होनी चाहिए? अगर लोकसभा सदस्य बनना चाहता है तो कोई, उसके लिए वह व्यक्ति भारत का नागरिक होना चाहिए। उसके बाद उसकी आयु 25 वर्ष हो या इससे अधिक हो, यानी कि 25 वर्ष आयु पूर्ण होना चाहिए व्यक्ति, या इससे अधिक हो, वो भी सदस्य बन सकता है। और उसके बाद वह भारत सरकार अथवा किसी राज्य सरकार के अंतर्गत वह कोई लाभ का पद धारण न किए गए हो, यानी कि कोई भी राजकीय सेवा में नहीं होना चाहिए अगर व्यक्ति को
लोकसभा सदस्य बनना है। उसके बाद वह किसी न्यायालय द्वारा पागल और दिवालिया घोषित न हो। उसके बाद अब हम देखेंगे कि लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल क्या होता है। तो लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है, लेकिन इसकी भी एक शर्त है कि प्रधानमंत्री के परामर्श के आधार पर राष्ट्रपति के द्वारा लोकसभा को समय से पूर्व भी भंग कर सकते हैं। यानी 5 वर्ष तक तो फिक्स टाइम है इनका, लेकिन अगर प्रधानमंत्री के परामर्श के आधार पर राष्ट्रपति के द्वारा लोकसभा को समय से पूर्व भंग भी अपने कर सकते हैं। उसके बाद लोकसभा का जो अधिवेशन होता है, तो लोकसभा और राज्यसभा के अधिवेशन राष्ट्रपति के द्वारा ही बुलाए जाते हैं और स्थगित किए जाते हैं। यानी कि लोकसभा और राज्यसभा के अगर अधिवेशन बुलाने हैं तो वो कार्य किसका होता है? राष्ट्रपति का होता है। और उसको अगर स्थगित करवाना है तो भी वो कार्य कौन करेगा? राष्ट्रपति करेगा। इस संबंध में भी एक शर्त है कि लोकसभा की 2 बैठकों में 6 माह से अधिक का अंतर नहीं होना चाहिए। यानी कि लोकसभा की पहली बैठक और दूसरी बैठक दोनों के मध्य में 6 माह से अधिक का अंतर नहीं होना चाहिए। यानी कि 6 माह के अंदर अंदर लोकसभा की जो है अगली बैठक करवानी आवश्यक है। तो दोबारा मैं दोहराऊंगा इसको कि लोकसभा के सदस्यों का निर्वाचन किस प्रकार होता है। तो लोकसभा के सदस्यों का चुनाव प्रत्यक्ष रूप से और वयस्क मताधिकार के आधार पर होता है। वयस्क मताधिकार क्या होता है? जैसे जिस व्यक्ति ने 18 वर्ष की आयु अगर पूर्ण कर ली है तो वो वयस्क मताधिकार के योग्य है। उसके बाद सदस्यों के लिए क्या योग्यता है? अगर कोई लोकसभा का सदस्य बनना चाहता है तो वह एक तो भारत का नागरिक होना चाहिए, दूसरा 25 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका हो, तीसरा दिवालिया या पागल घोषित नहीं होना चाहिए। उसके बाद भारत सरकार अथवा किसी राज्य सरकार के अंतर्गत कोई लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए। उसके बाद जो लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल होता है वो 5 वर्ष का है, लेकिन प्रधानमंत्री के परामर्श के आधार पर राष्ट्रपति के द्वारा लोकसभा को समय से पूर्व भी भंग कर सकते हैं। उसके बाद इसकी जो अधिवेशन है तो लोकसभा और राज्यसभा के अधिवेशन राष्ट्रपति के द्वारा ही बुलाए जाते हैं और उनके द्वारा ही स्थगित करवाए जाते हैं। उसके बाद लोकसभा की 2 बैठकों के मध्य 6 माह से अधिक का अंतर नहीं होना चाहिए। तो आज के लिए इतना ही। थैंक्स स्टूडेंट्स।